Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here is the newspaper analysis for the 19 July 2020. So let's start the session. Our first news is हाँ ये न्यूज़ मैं ऑलरेडी पिछले वीक कवर कर चुका था, ये दोबारा आ गई है, मैं फिर बता देता हूँ। तो अभी क्या हुआ है कि एक मालाबार ड्रिल होती थी, ये CAPF CDS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ड्रिल का मतलब एक्सरसाइज ही होता है। मालाबार एक्सरसाइज होती थी, तो ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती थी। ट्राइलेटरल एक्सरसाइज होती थी किस किस के बीच में? एक तो इंडिया था, एक था US और एक था जापान। तो ये आप देखिए यहाँ पे, ये पहले थी बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी किस किस के बीच में? इंडिया और US के बीच में। कब तक? 1992 में शुरू हुई थी, लेकिन इसको जापान को ऐड किया गया 2015 में। तो आपको ये ध्यान रखना है, जापान शुरू से नहीं था, इसको ऐड किया गया बाद में। लेकिन अब ये ट्राइलेटरल हो गई, ये नेवल एक्सरसाइज है। और इंडिया को अब डिसीजन लेना है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया को चाहता है इसमें ऐड करना। इंडिया को डिसीजन लेना है अभी कि वो ऑस्ट्रेलिया को चाहता है मालाबार एक्सरसाइज में ऐड करना। तो अगर ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ऐड हो जाता है तो आपको ध्यान होगा, तो एक क्वाड बन जाएगा। क्वाड ग्रुप है एक, क्वाड ग्रुप में ऑलरेडी यही चारों कंट्रीज़ हैं, इंडिया, US, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो अभी ऑस्ट्रेलिया इसमें मालाबार एक्सरसाइज में नहीं है। इंडिया को डिसीजन लेना है कि वो चाहता है कि मालाबार एक्सरसाइज में ऑस्ट्रेलिया को ऐड करे कि ना करे। बस इतना आप ध्यान रखिएगा कि मालाबार क्या है और कौन कौन इसमें है। अभी ऑस्ट्रेलिया इसमें नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के साइन हमने एक लॉन्ग पेंडिंग म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट साइन किया था, जिसको हमने एलिवेट कर दिया, जिसको हमने अच्छा कर दिया। इसको हमने कर दिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो हमने ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था पर न्यूज़ में आया था तो मैंने लिख दिया था। अब हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, तो CSP। तो अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बीच में लिखने को आता है तो आप ये टर्म यूज़ कर सकते हैं, CSP को। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर्शिप है हमारी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के साथ। लेकिन न्यूज़ बस ये इंपॉर्टेंट थी मालाबार ड्रिल से रिलेटेड, तो मैंने आपको ये बता दी। सो इसमें एक और चीज़ का डिस्कशन हुआ इंडिया और US के बीच में, जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो एग्जाम में आते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। हाँ ये रहे, जो इंडिया और US के बीच में हमारे 4, ये US सब कंट्रियों से करता है ये वाले जो एग्रीमेंट, तो हमारे साथ भी करा। तो इसमें 3 एग्रीमेंट हमारे साथ करें, जबकि ये 4 हैं फाउंडेशनल एग्रीमेंट, तो इंडिया के साथ 3 करे हुए हैं। आपको पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है। पहला है GSOMIA। इसमें आपको जो मैं बता रहा हूँ उसमें क्या क्या ध्यान रखना है, एक तो एग्रीमेंट का काम क्या है, दूसरा उसका ईयर। बहुत बार क्वेश्चन होता है कि बस एग्रीमेंट का नाम लिख रहा होता है, जैसे GSOMIA लिख देंगे और उसका ईयर लिख देंगे, तो उसमें हमें क्या कहते हैं, मैच द कॉलम करना होता है। एक तो GSOMIA, जनरल सिक्योरिटी ऑन मिलिट्री इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट, जैसे नाम से कहता है मिलिट्री की इन्फॉर्मेशन हम शेयर करेंगे इंडिया और US। ये 2002 में साइन हुआ था। दूसरा है लॉजिस्टिक एक्सचेंज। लॉजिस्टिक एक्सचेंज क्या होता है, जैसे हमारी शिप है, अगर उनकी सी में घूम रही है तो उसको अगर रिफ्यूल करना है या उसको कोई भी सामान चाहिए, या US की शिप है वो इंडियन ओशन में घूम रही है, उसको रिफ्यूल करना है, कुछ भी सामान चाहिए उसे, तो वो काम, तो इसके बीच का जो एग्रीमेंट है वो है लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये 2016 में साइन हुआ था। मैंने उसी लाइन में लिखे हैं, पहले ये साइन हुआ है फिर ये साइन हुआ है। तीसरा है कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेटिव सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, ये अभी लेटेस्ट साइन हुआ है, सिस्मोआ। ये 2018 में साइन हुआ है। इसमें क्या, हम कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इक्विपमेंट लेंगे, जितने भी कम्युनिकेशन सिक्योरिटी के इक्विपमेंट है, जो हमारे हाईटेक इक्विपमेंट होते हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी होते हैं, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन US हमसे शेयर करेगा। तो ये इसके लिए साइन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि B का हमने साइन नहीं करा है, बेसिक एक्सचेंज कॉपरेशन एग्रीमेंट। ये जियो स्पेशल एंड सैटेलाइट डेटा के लिए, जो ऊपर हमारा सैटेलाइट डेटा का शेयरिंग होती है, वो हमने अभी इसी के साथ नहीं करा। तो US के साथ हमने क्या नहीं करा है, B का नहीं करा है। बाकी के कौन कौन से करे हैं, GSOMIA करा है, लेमुआ करा है, सिस्मोआ करा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी 1-2 एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। और अगर आप रेगुलर पढ़ते होंगे इंडिया US रिलेशन के बारे में, तो आप इसको लिख सकते हैं। इनको GSOMA साइन करा हमने, लेमुआ साइन करा, सिस्मोआ साइन करा, और हमें B का के लिए भी लगातार कोशिश करनी चाहिए ताकि ये साइन हो जाए। तो बस में यही जानना ज़रूरी है, एक तो क्या से रिलेटेड है और किस ईयर में साइन हुए। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ ये एक मोबाइल ऐप का जिक्र हुआ था, कुरमा। कुरमा को आप बस, ये क्वेश्चन में यही आएगा, कुरमा ऐप किससे रिलेटेड है, तो ये टर्टल से रिलेटेड है। बस आप ये याद रखें, टर्टल को बचाने के लिए इसके लिए एक कुरमा ऐप साइन है। बस आपको ये ध्यान रखना है। इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र हुआ, ट्रैफिक। ये एक इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। बस आपको ये याद रखना है, ट्रैफिक किससे रिलेटेड है। ये एक इंटरनेशनल मॉनिटरिंग, जो मॉनिटर करता है वाइल्ड लाइफ ट्रेड को, उसकी ऑर्गेनाइजेशन है। बस आपको ये याद रखना है, ट्रैफिक जैसे नाम ही बता रहा है, ट्रैफिक लग गया कहीं, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें एक और ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है, सिटीज़। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिटीज़ करके। तो मैं आपको अलग से डिटेल में बताता हूँ। ये रहा देखिए, सिटीज़। ये है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। अब जो हमारा ट्रेड होता है इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, अब ट्रेड में स्पीसीज में दोनों हो सकते हैं, भले प्लांट्स में हम ट्रेड करते हो इंडेंजर्ड, भले हम एनिमल्स में ट्रेड करते हो।
या इसको हम फ्लोरा फोना भी कर सकते हैं। फ्लोरा या फोना के बीच में अगर हम ट्रेड करते हैं तो उसके लिए सिटीज़ काम आता है, ताकि उनका डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल, ताकि वो ख़त्म ना हो, उनको हम बचा सकें, भले प्लांट्स को भले एनिमल्स को जो इंडेंजर्ड हो चुके हैं। ये 1963 में साइन हुआ था, मीटिंग जो हुई थी IUCN उसमें, लेकिन ये अडॉप्ट हुआ था कब? अडॉप्ट हुआ था 1975 में, आपको याद रखना है। मैं जानबूझ के यहाँ पे 2-3 चीज़ नहीं लिखता हूँ ताकि जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको थोड़ा ज़्यादा फायदा हो सके। मैं चाहूँ तो ये सब चीज़ भी यहाँ लिख सकता हूँ, लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि PDF पढ़ लेंगे तो उससे फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन नहीं, PDF में इतना फ़ायदा नहीं होता है। मैं यहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता हूँ जो मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ। तो आप जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एज मिलेगी, तो प्लीज़ आप कंटिन्यू करिए। मैं यहाँ सब कुछ और डिटेल में बताऊँगा, जो यहाँ नहीं भी लिखा है वो भी यहाँ बताऊँगा। तो ये 1975 में साइन हुआ, तो इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? एडमिनिस्टर, देखभाल कौन करता है? वो भी यहाँ देखिए नहीं लिखा है, UNEP। UNEP इसको एडमिनिस्टर करती है। इसकी ये UNEP कहाँ पे है? ये जिनीवा में। देखिए बहुत कुछ है जो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे। इसके 3 अपेंडिक्स हैं, आपको ये ध्यान रखना है, 3 अपेंडिक्स हैं। वैसे पूछा नहीं जाता है, बस यही पूछेंगे कितने अपेंडिक्स हैं। 3 है। पहला है स्पीसीज थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन इज परमिटेड ओनली इन एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस। जो एकदम स्पीसीज खत्म होने गई हैं उनका अगर हमें ट्रेड करना है तो वो अपेंडिक्स 1 के थ्रू करते हैं। दूसरा, स्पीसीज नॉट नेसेसरी थ्रेटेंड विद एक्सटेंशन बट इन विच ट्रेड मस्ट बी कंट्रोल। दूसरे में हमें ट्रेड कंट्रोल करना है, इसमें एक्सेप्शन है, एक्सेप्शनल केस में हमें ट्रेड करना है, इसमें कंट्रोल्ड ट्रेड करना है। कंट्रोल्ड मतलब ये एक्सटेंस नहीं हुई है ना, कंट्रोल में करना। तीसरा, स्पीसीज डेटा प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट 1 कंट्री एंड विच हैज आस्क्ड अदर कंट्रीज पार्टीज फॉर असिस्टेंस इन कंट्रोलिंग ट्रेड। और एक है स्पीसीज डेटा प्रोटेक्टेड एटलीस्ट इन 1 कंट्री, कोई स्पीसीज है जो एक कंट्री में प्रोटेक्टेड है और दूसरी कंट्री चाह रही है कि उसको हमारा कंट्रोल ट्रेड हो, तो ये एक कंट्री से कंट्री के बीच का बायलेटरल होता है कि हमारे यहाँ ये बहुत इंडेंजर्ड में तो आप इसका ट्रेड करो, हमारे यहाँ इंडेंजर्ड नहीं है तो आप इसका ट्रेड मत करो। तो ये कंट्री के बीच होता है। ये इतना डिटेल में कोई पूछेगा नहीं, मैंने आपको बता दिया है। तो अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, अपेंडिक्स 3, 3 होते हैं। तो बस सिटीज़ में जानने के लिए यही इंपॉर्टेंट था। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, पहला महाराष्ट्र स्टेट बन गया जो ड्रोन्स का यूज़ करेगा टू इंस्पेक्ट पावर लाइन्स। तो बस क्वेश्चन यही होगा, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट टू यूज़ ड्रोन टू इंस्पेक्ट पावर लाइन। तो हमें याद रखना है कि महाराष्ट्र बन गया है, ये ड्रोन्स का यूज़ करेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा? एक तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो हमारी रिड्यूस हो जाएगी। दूसरा, हमारे जितने एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि हाई पावर्ड लाइन होती है, आपको पता है इसके एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये कम हो जाएगा। दूसरा, हमारे लॉस कम हो जाएंगे, लॉस जितने होते हैं वो कम हो जाएंगे। और हम 24/7 कभी भी हम ड्रोन से इसकी चेकिंग कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो बस आप ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र ने यूज़ करा है टू यूज़ ड्रोन्स टू इंस्पेक्ट पावर लाइन्स। बस और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें न्यूज़। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन थी, गवर्नमेंट ओपन्स अप NDRF और इंडिविजुअल डोनेशंस। तो NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, पहले आपको क्वेश्चन पूछ लेता हूँ एक। NDRF को आप बताएंगे मेरे को कि NDRF को हेड कौन करता है? हु हेड NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, इसको हेड कौन करता है ये आप मुझे बताइए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन हेड करता है? तो अभी क्या हुआ है, NDRF में क्या है कि गवर्नमेंट ने ओपन कर दिया कि इसमें प्राइवेट लोग, जो पब्लिक है वो भी इसमें डोनेशन दे सकती है। पहले ये चीज़ नहीं थी, अब पब्लिक में नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में अपनी डोनेशन दे सकती है। तो ये क्या, सेक्शन 46 है ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। द सेक्शन सेज दैट एनी ग्रांट डेट मे बी मेड बाय एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन फॉर द पर्पस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत ये इन्होंने डाल दिया कि कोई भी पर्सन इंडिविजुअल डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स फंड में इंडिविजुअल अपना डोनेशन दे सकता है। द मिनिस्ट्री हैज इन्वोक्ड द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 फॉर द फर्स्ट टाइम। अच्छा, आपको पता है कि ये जो हमारा कोविड है, इसको नोटिफाइड डिजास्टर, इसे डिजास्टर घोषित किया गया। ये आप जरूर याद रखेगा, जो हमारा कोरोना वायरस है इसको डिजास्टर घोषित किया गया किस एक्ट के थ्रू? यही एक्ट है, एक ही एक्ट है जिसके थ्रू सारा काम होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। एक ही एक्ट है जिससे डिजास्टर के लिए हमारे पास कोई और एक्ट ही नहीं है, बस आपको ये याद रखना है। कोई भी एक्ट पूछेंगे डिजास्टर, और ये जो डिजास्टर है बहुत केसेस में नोटिफाइड डिजास्टर बोलते हैं, नोटिफाई कर दिया हमने डिजास्टर कोविड को। ये बहुत सारे केस में NDMA के थ्रू हम नोटिफाइड डिजास्टर कर सकते हैं, जैसे अर्थक्वेक का केस हो, साइक्लोन का केस हो और सुनामी का केस हो। तो हर केस में अगर हम चाहें तो नोटिफाइड डिजास्टर हो सकता है, लेकिन पहली बार हमने ये यूज़ करा है। हमें ये और देखना है, कोरोना के टाइम पे हमने इसको पहली बार यूज़ करा है, किसी भी चीज़ को हमने नोटिफाई करा है एक डिजास्टर को, अंदर NDMA एक्ट 2005। अच्छा, NDMA जो होता है वो सेंट्रल के लिए होता है, आपको ये तो पता ही है, NDMA जो होता है वो सेंट्रल के लिए होता है। इसको थोड़ा मैं साफ कर देता हूँ, आप और अच्छे से डिटेल में समझ में आएगा। हाँ, तो NDMA एक्ट, तो अभी स्टेट्स में क्या होता है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट।
जो एनडीएमए है वो नेशनल लेवल पे होता है, स्टेट्स में होता है एपिडेमिक डिजीजेस। क्योंकि अगर स्टेट को लॉकडाउन लगाना है, अगर स्टेट को कोई गाइडलाइन जारी करनी है, स्टेट को अगर लॉकडाउन लगाना है कोरोना में, तो एनडीएमए को नहीं लगा सकता है, वो ये वाले एक्ट के थ्रू लगाया उसने। तो आपको बस एक्ट का नाम ध्यान रखना है कि स्टेट में जो लॉकडाउन होता है या जो गाइडलाइन जारी होती है वो होती है एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं लिखी है, मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। डिजास्टर मैनेजमेंट जो किस लिस्ट में, कॉन्करेंट लिस्ट में। बहुत बार पूछ लेते हैं कि हेल्थ किस लिस्ट में। अच्छा, आप ये मेरे को ये भी बताएंगे हेल्थ, हेल्थ किस लिस्ट में आती है। 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट आती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो आप मेरे को बताएंगे हेल्थ किस लिस्ट में आती है। डिजास्टर जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, अंडर सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस, इसके अंदर आता है। और लॉकडाउन जो लगा है वो बाय एनडीएमए एक्ट 2005, जो अभी हमारा प्रेजेंट लॉकडाउन जो सेंट्रल ने लगाया है, सेंट्रल ने तो ऑल इंडिया में लगा दिया था, तो लगाया बाय एनडीएमए एक्ट 2005 के थ्रू। जो स्टेट्स ने लगाया वो लगाया एपिडेमिक डिजीज 1897, कोई पर्टिकुलर स्टेट अपने में लगाती है तो इसके थ्रू लगाती है। और ऑल इंडिया लगता है तो एनडीएमए एक्ट 2005 के अंदर लगता है। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में। और कोविड को एक नोटिफाइड डिजास्टर घोषित किया गया बाय एनडीएमए एक्ट 2005। बस आपको यही सब जानना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। जो लोग अगर मिस कर रहे हैं, अब मैं इधर से इतना डिटेल आपको बता रहा हूँ, ये कहीं पीडीएफ में आती नहीं है, मैं सब कुछ नहीं लिख सकता हूँ स्लाइड्स में, तो मैं आपको यहाँ सब कुछ बताऊँगा, आप प्लीज़ रेगुलर फॉलो करिए, तो आपको थोड़ा ज़्यादा फायदा होगा। कंपटीशन देने में आपको आसानी होगी। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, ये एक आग लग गई है फ्रांस में। एक कैथेड्रल चर्च है, चर्च बोलते हैं कैथेड्रल चर्च, तो बस आपको चर्च का नाम याद रखना है। तो सेंट पीरी एंड सेंट पॉल, ये सिटी है नैंटेट्स, नैंटेट्स की सिटी है फ्रांस में। तो आपको याद रखना है सेंट पीरी और सेंट पॉल चर्च कहाँ पे है, तो नैंटेंस में। नैंटेंस किसकी सिटी है, फ्रांस की। इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ये तो याद करना पड़ेगा। आप कहीं ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखा करिए जो हम मैं जो न्यूज़ के बारे में जो बताता रहता हूँ, तो आपको एक लिखना चाहिए। मैंने कल नेपाल के एक थोरी विलेज के बारे में बताया था, जो आर्कियोलॉजिकल साइट का सर्वे चल रहा है, ये नेपाल की सर्वे। तो अब ये थोरी जो है आप भूल जाएंगे 2-3 दिन में, तो इसको कहीं नोट डाउन करिए। ऐसे सेंट पीरी एंड सेंट पॉल, ये 19 में फ्रांस में। अभी यहाँ आग लग गई थी, तो बस यही पूछ सकते हैं सेंट पीरी और सेंट पॉलिन क्या चीज़ है या कहाँ पर है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, ये एक स्टडी हुई है कि कोविड-19 जो मदर से बच्चे को फैल जाता है। अगर कोई बच्चा जो है वो माँ के पेट में और पैदा हुआ और माँ को अगर कोरोना वायरस है तो बच्चे को भी हो जाता है। तो ये एक स्टडी फाइंड की गई है। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि मदर से चाइल्ड को फैल सकता है, तो हाँ, एक स्टडी ये भी आई थी कि हवा में फैल रहा है। जो डब्ल्यूएचओ की स्टडी थी वो ये भी बता रहा था कि कोरोना वायरस जो हवा में फैल रहा है। अब ये एक और स्टडी आई है जिससे ये पता चला कि प्लेसेंटा जो माँ के गर्भ से और बच्चे में फैल रहा है। तो आपको बस यही जानना जरूरी है, और कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, ये एक अच्छा चीज़ का जिक्र हुआ था, प्ली बार्गेनिंग। तो क्वेश्चन में बस यही हो सकता है, प्ली बार्गेनिंग क्या चीज़ है। तो प्ली बार्गेनिंग ये किस केस में यूज़ हो रहा है, तबलीगी जमात वाला केस। आपको सबको पता है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तबलीगी जमात ने जो कोरोना वायरस को फैलाया, ऐसा सब बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं, सही बात भी है, इन लोगों ने बहुत ही फैला दिया था। तो प्ली बार्गेनिंग क्या होती है, रेफर्स टू अ पर्सन चार्ज्ड विद अ क्रिमिनल ऑफेंस। आगे जैसे ये तबलीगी जमात वाले लोग हैं, ये चार्ज हो गए एक क्रिमिनल ऑफेंस में, क्योंकि एक जगह इकट्ठे हो गए कोरोना के टाइम में। तो ये प्रोसिक्यूशन से बोलते हैं कि हमें लेस पनिशमेंट दो, हमें कम पनिशमेंट दो, क्योंकि हमने अपनी गलती मान ली है और हमने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है। आपको मैंने हिंदी में इसीलिए बताया ताकि आप समझ सकें। प्ली बार्गेनिंग का मतलब क्या होता है, मोल तोल। तो ये प्रोसिक्यूशन से, जज साहब से बोलते हैं कि हमें लेस पनिशमेंट दो, हमें कम पनिशमेंट दो, क्योंकि हमने इतना बड़ा गुनाह नहीं किया है। ये जो चीज़ है ये यूएस में फॉलो होती थी पहले से, अब इंडिया में भी फॉलो होती है, इंडिया में फॉलो होती है। तो आपको याद रखना, प्ली बार्गेनिंग क्या है, कोई पर्सन चार्ज हो गया क्रिमिनल ऑफेंस से और वो प्रोसिक्यूशन से कहता है कि मुझे लेस पनिशमेंट दो। यहाँ मैंने सब लिख दिया, पढ़ सकते हैं, लेस पनिशमेंट दो क्योंकि मैंने इतना सीरियस ऑफेंस नहीं किया, मैं अपनी गलती मान लिया। तो ये मैंने आपको बता दिया। प्ली बार्गेनिंग क्या होता है, ये इनिशिएट होता है ओनली बाय एक्यूज। जो पर्सन एक्यूज है, कोई और इसके लिए नहीं कर सकता है प्ली बार्गेनिंग। जो बंदा एक्यूज हुआ है, जिसने वो क्राइम करा है, वही इसको इनिशिएट कर सकता है। ये इंट्रोड्यूस हुआ है, ये सीआरपीसी में है, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है हमारे, उसमें 2006 में प्ली बार्गेनिंग को ऐड किया गया। तो अगर आ जाता है कि प्ली बार्गेनिंग कन्वेंशन के थ्रू है, कन्वेंशन के थ्रू है, तो नहीं, कन्वेंशन के थ्रू नहीं है, लॉ के थ्रू है। इंडिया में कुछ भी होगा लॉ के थ्रू होता है। तो ये लॉ में है, अंडर सीआरपीसी एक्ट 2006 में प्ली बार्गेनिंग का जिक्र है, उसके अंडर होता है। तो बस इतना इसमें जानना जरूरी है। इसमें एक, हाँ, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बंदे का नाम था सर सॉरी, बंदा बोल रहा हूँ मैं, जस्टिस मेलीमथ। तो ये क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जस्टिस वर्मा।
तो अगर आता है ना ये किससे रिलेटेड है, ये आप अपने क्वेश्चन में यूज करिए इन दोनों का नाम। बहुत अच्छे लोग हैं, इन्होंने बहुत रिफॉर्म्स कराए इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। जस्टिस मेलिमत रिपोर्ट आई थी, एक जस्टिस वर्मा है। तो अगर कोई भी क्रिमिनल जस्टिस से रिलेटेड काम आता है तो आप उसमें बस ये लिख दीजिए कि इन्होंने बहुत रिफॉर्म के लिए काम करा। इन दोनों का नाम लिख दीजिए और रिफॉर्म्स लिख दीजिए, इन्होंने बहुत रिफॉर्म्स करे, जस्टिस मेलिमत एंड जस्टिस वर्मा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ ये एक बंदे मर गए तो रेस्ट इन पीस इनको, CS सहेदरी। तो हम इनके बारे में, ये पर्सन इन न्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन है। पर्सन इन न्यूज़ बहुत आ जाता है कभी कभी, आजकल CAPF पर्सन इन न्यूज़ में भी सवाल पूछने लग गया है, इसलिए मेरे को बताना ज़रूरी हो गया है। CS सहेदरी आपको याद रखना पड़ेगा, एक रेप्यूटेड मैथमेटिशियन है, बस आपको इतना याद रखना है। एक दूसरी चीज़ याद रखनी है, इनको पद्म भूषण मिला 2009 में, पद्म भूषण मिला इनको 2009 में, भूषण समझ में आ गया। तो ये एक रेप्यूटेड मैथमेटिक्स हैं, CS सहेदरी हैं, इस साल चले गए 88 ईयर्स की एज में। और क्या कहते हैं, इनको पद्म भूषण मिला। ये कार्नेटिक सिंगर भी थे, आपको याद रखना है, कार्नेटिक सिंगर थे, मैथमेटिशियन थे, भूषण मिला है, पद्म भूषण इनको मिला है, बस इतना याद रखना है। तो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ अब ये एक छोटी सी न्यूज़ आई थी, मैं आप सबको भी रिकमेंड करूंगा थोड़ी देर सूरज के बाहर बैठा करिए जहाँ भी आपको सूरज की रोशनी मिले, ताकि उसको आपको विटामिन डी मिला है। ऐसी एक रिपोर्ट आ रही है कि विटामिन डी जो अगर बॉडी को मिलता है तो उससे कोरोना से लिए लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो प्लीज़ आप भी थोड़ी देर धूप में बैठा करिए ताकि आपको भी विटामिन डी मिले। ये इसीलिए मैंने बता दिया था ये न्यूज़, बस न्यूज़ अगर आप चाहते तो इसमें बताया था, सन से हमें विटामिन डी मिलता है ये न्यूज़ हो गई। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। एक सोलर ऑर्बिटर मिशन है जो सन ऑर्बिटिंग मिशन है, सोलर ऑर्बिटर। तो क्वेश्चन आएगा सोलर ऑर्बिटर मिशन किस किस का है, तो ये नासा प्लस ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इन दोनों के बीच का मिशन है सोलर ऑर्बिटर। ताकि सोलर ऑब्जर्व, जैसे नाम से पता चल रहा है सोलर ऑर्बिटर, ये सोलर को ऑब्जर्व करेगा। बस इसमें यही जानना जरूरी है कि सोलर ऑर्बिटर किसका मिशन है, तो नासा प्लस ESA। आपको पता है इंडिया के सोलर मिशन का नाम क्या है? इंडिया का सोलर मिशन, उसको हम बोलते हैं आदित्य, आदित्य L1 मिशन, जो इंडिया का सोलर मिशन है। अगर आपको मैं यहाँ लिखा नहीं, अलग से इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इंडिया का जो सोलर मिशन है वो आदित्य L1 मिशन, ये सोलर का ये, लेकिन हमारा नहीं है, ये अभी लॉन्च हुआ है सोलर ऑर्बिटर नासा प्लस ESA का। तो बस इसमें यही जानना जरूरी था। सो आई थिंक द न्यूज़ आर ओवर। सो थैंक यू, होप माई लेक्चर आर गुड। सो अगर कोई भी आपको दिक्कत है तो वही मैं रोज बोलता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन का भरपूर यूज़ करिए, और जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ उसे शेयर करिए लेक्चर को, ताकि ज़्यादा लोग को व्यूज़ में देख सकूँ और मेरे को बनाने में थोड़ा अच्छा लगे। प्लीज़ आप लाइक करिए, जितने लोग आ रहे हैं लाइक करिए। अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक करिए, कोई दिक्कत नहीं, आप डिसलाइक करिए। डिसलाइक जो कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ उनको लगी, तो मैं उसको रिजॉल्व करूँगा। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत अच्छा आंसर देना। हाँ, कल का जो क्वेश्चन है उसका मसूद अजहर के बारे में मैंने पूछा था। मसूद अजहर की ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो उसका जैश ए मोहम्मद, JCM करके लिख सकते हैं, जैश ए मोहम्मद। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, लोग आंसर दे रहे हैं। आज भी मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं बीच में, तो आप प्लीज़ उनका जवाब दीजिएगा। प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, जितने लोग हैं वो एक शेयर करेंगे और एक लाइक करेंगे तो ये सीरीज में कभी बंद ही नहीं हो सकती। इतने में बंद बिल्कुल नहीं करूंगा इस बार सीरीज। ये जो लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं सर बीच में सीरीज बंद हो जाएगी, नहीं, ये सीरीज बंद नहीं होगी। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता ये सीरीज नहीं बंद होगी। मैं अच्छे से डिटेलिंग में और अच्छे से आपको बताऊंगा हर चीज़ों में। सारे एडिटोरियल कवर नहीं करता हूँ क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते। रोज डेली मेरे से पूछते हैं लोग कोई एडिटोरियल, तो एडिटोरियल जो इंपॉर्टेंट है बस वही मैं डिस्कस करता हूँ। आज तो संडे था तो कोई एडिटोरियल नहीं आता है। सो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू ऑल, बाय बाय।